नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरी माइंड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीन जैकस रोसो के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी कन्फेशंस के बारे में। ठीक है, स्टार्टिंग टू द एंड वीडियो में क्या क्या होगा प्लीज़ वो चीज़ें आप एक बार नोट कर लो। मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में डिफरेंस। इसके बाद थोड़ा सा मैं जनरल लाइफ के बारे में बताऊंगा, रोसो के लाइफ के बारे में, ताकि कन्फेशंस जब भी बताऊंगा मैं आपको समरी बताऊंगा तो इजी पड़ जाए आपको समझना। ठीक है, इसके अलावा ऑटोबायोग्राफी में क्या क्या बैकग्राउंड टॉपिक्स हैं और कैसे रोसो की जो ये ऑटोबायोग्राफी है वो लिंक हो गया आपके रोमांटिक लिटरेचर, एनलाइटनमेंट का एरा। ठीक है, इसके अलावा लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो आया था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, वो चीज़ लिंक होगी। इसके अलावा जब हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो क्या सिग्निफिकेंस था आपको पता लगी जाएगा। तो ये चीज़ें मैं डिस्कस करने जाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये है अपना जीन जैकस रोसो के बारे में बात करें तो पेज नंबर 5 to 43 है, बुक नंबर 1 अपने ड्यू के सिलेबस में। ठीक है, ये बैकग्राउंड टॉपिक्स मेरे को जो है आपको प्रेजेंट करना है, तो मैं थोड़ा सा जो है शॉर्टकट में बता देता हूँ आप लोगों को ताकि आइडिया मिल जाए आपको। ठीक है, फिर इसके बाद जो है मैं समरी बता दूंगा आपको। देखो, जब भी आप खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखते हो, आप मान लीजिए फेमस हो गए, आप अपनी लाइफ के बारे में खुद प्रेजेंट करते हो सोसाइटी के आगे, दैट विल बी कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। और अगर कोई और आपके लाइफ के बारे में जो है लिखता है, प्रेजेंट करता है, ठीक है, और विजुअल फॉर्म में या फिर रिटन वर्क में, तो दैट विल बी कॉल्ड बायोग्राफी। आप खुद लिखते हो तो ऑटोबायोग्राफी, कोई और लिखता है आपके बारे में तो वो बायोग्राफी कहलाएगा। ठीक है, आप बैकग्राउंड टॉपिक्स में क्या है, सेल्फ एंड सोसाइटी, रोल ऑफ मेमोरी इन राइटिंग ऑटोबायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी एज रेजिस्टेंस, ऑटोबायोग्राफी एज रीराइटिंग हिस्ट्री। देखो, कभी जब भी आप ऑटोबायोग्राफी प्रेजेंट करोगे ना, तो आप अपने आप बारे में तो बता ही रहे हो उसको, अपने बारे में तो बता ही रहे हो सोसाइटी को। ठीक है, दूसरी चीज सोसाइटी के बारे में भी पता लग जाता है कि मतलब आप जिस टाइम पे रह रहे थे उस टाइम पे सोसाइटी कैसे सोचती थी, कैसे रहन सहन था, क्या खान पान था सोसाइटी का, वो चीजें भी आपको मतलब जो भी रीडर होगा उसको पता लग जाएंगी। कैसे पता लगेंगी, लेट से मैं कहता हूँ कि 2020 में जो है मैं एक ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ अपने बारे में। ठीक है, मतलब 2020 में क्या मतलब मैं आगे 10-20 साल बाद लिख रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें मैं 2020 का या 2021, 2022 इन सभी चीज़ों को जो है प्रेजेंट करता हूँ अपनी ऑटोबायोग्राफी में। तो आने वाली जनरेशन जब मेरी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ेगी तो उनको पता लग जाएगा कि यार एक पैंडेमिक आया था, कोरोना वायरस नाम से जो है एक कोरोना पैंडेमिक आया था जिसने जो है वर्ल्ड को काफ़ी लॉस पहुंचाया था। तो इस चीज़ के बारे में उनको पता लग जाएगा कि सोसाइटी में एक पैंडेमिक आया था। तो काफ़ी कुछ रिसर्च टाइप का वर्क भी कर सकते हैं। हिस्ट्री के बारे में उनको काफ़ी पता लग जाएगा कि एक हिस्ट्री में 2020 के टाइम पे एक ऐसा पैंडेमिक आया था जिसके कारण बहुत सारे खेल मतलब जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं वो कैंसिल हुए थे, वर्ल्ड रिसेशन में गया था। तो एक रिसर्च टाइप का वर्क भी जो है खुल जाएगा आगे के रीडर्स के लिए। पहली चीज मैंने आपको क्लियर करवा दी और दूसरी चीज भी, फोर्थ पॉइंट भी आपको क्लियर करवा दिया कैसे जो है ऑटोबायोग्राफी एज अ हिस्ट्री वर्क भी जो है काम करता है, मतलब हिस्ट्री की मतलब एज अ रीराइटिंग हिस्ट्री भी काम करता है कई बार। 2 पॉइंट बता दिए। थर्ड पॉइंट आता है ऑटोबायोग्राफी में आपका मेमोरी। जब भी आप ऑटोबायोग्राफी लिखते हो या फिर कोई रीडर पढ़ता है तो उसमें जो है मेमोरी का बड़ा ही अच्छा खासा रोल होता है। मेमोरी कैसे, अगर आप 20-30 साल बाद ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हो अपने बचपन की चीज़ों को याद करके, सिंपल सी बात, अगर आपको मेमोरी नहीं है आपके माइंड में, आपको पता ही नहीं बचपन में आपने क्या किया था या क्या क्या चीज़ें हुई थी आपके एडल्टहुड में या फिर आपके चाइल्डहुड में, तो ऑटोबायोग्राफी लिखी नहीं जा सकती। ठीक है, इसके अलावा कई बार जब माना जाता है कि ऑटोबायोग्राफी आप लिखते हो तो ट्रुथ प्रेजेंट करते हो आप लोगों के सामने, बिल्कुल ट्राई टू बी ऑनेस्ट, यू ट्राई टू बी ऑनेस्ट वेरी मच, बट होता नहीं है ऐसा। कई बार जो है आप कई ऐसी चीज़ें छुपाते हो ताकि ऐसा ना हो जाए कि सोसाइटी आपसे हेट करने लगे। ठीक है, आप हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बताना चाहते अपनी ऑटोबायोग्राफी में जिसके कारण जो है सोसाइटी आपसे हेट करने लगे। कई चीज़ें होती हैं ऐसे, पर्सनल ही हो जाते हैं काफ़ी, कई बार कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें होती हैं जो आप नहीं शो करना चाहते। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलता है ऑटोबायोग्राफी में। तो ये मैंने बैकग्राउंड आपको लिंक करवा दिया है। अब आ जाता हूँ मैं रोसो के जीवन के बारे में, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। रोसो जो है जिनेवा में पैदा हुए थे 1712 में। कितने में, 1712 में। और 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये जीन जैकस रोसो जो थे ये बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर आप कह सकते हो। इनकी जो है इन्होंने बहुत कुछ लिखा था। ठीक है, जनरल विल के बारे में लिखा था। जनरल विल क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप देख सकते हो ये टॉपिक है मेरे पास। इन्होंने जो है सिविल सोसाइटी के बारे में जो क्रिटिक थे बहुत बड़ी सिविल सोसाइटी के, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा, थियरी ऑफ जनरल विल के बारे में लिखा था। ये सारी चीज़ें लिखी थी इन्होंने और सोसाइटी को जो है अच्छा बनाने की कोशिश करी थी इन्होंने। जो है फिर जॉन लॉक ने जैसे कॉन्सेप्ट दिया था आपका
इधर फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी पे। तो इन्होंने और आगे काम किया था। जॉन लॉक के अलावा भी इन्होंने, जॉन लॉक ने जो प्रेजेंट किए थे चीज़ें, उसके अलावा इन्होंने फिर सोसाइटी के बारे में बताया। देखो, आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी आज जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो डेमोक्रेसी का, ऐसा नहीं था उस टाइम पे। आज आप खुल के जो भी कहना चाहते हो, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते हो, ऐसा नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे माना जाता था कि राजा ही सब कुछ है, जो कह दे भाई मानो इसकी बात, सारी प्रॉपर्टी राजा की, राजा ऐस करे कोई बात नहीं, गरीब मरे कोई बात नहीं। तो इन चीज़ों रोसो ने जो है बहुत बड़ा क्रिटिक प्रेजेंट किया था, और उनको डर था कि कहीं ना कहीं कोई मेरे को मार ना दे अगर मैं इस टाइप की फिलोसफी जो है प्रेजेंट करता हूँ सोसाइटी के सामने, कि भाई उखाड़ फेंको राजा को, क्या मतलब है ऐसे रूल करने का किसी के ऊपर, ठीक है। कोई थोड़ी ना बाय बर्थ ये लिखवा के लाया अपने माथे पे कि तू हमेशा गरीब रहेगा, तू हमेशा जो है किसी और की बातों को फॉलो करता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं अपनी वर्क्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले लिखी गई थी। कब लिखी गई थी आप एक बार नोट कर लो। जो मैंने आपको बताया, जैसे सबसे पहले इन्होंने लिखा था ऑटोबायोग्राफी, तो आपको पता होगा 1782 टू 1789 जो है पब्लिश हुई थी। 1782 टू 1789 ऑलरेडी जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था इस टाइम पे, गॉट इट, 1789। इन्होंने जो है रोसो ने अपना ये लिखा था एक डिस्कोर्स नाम की जो है एक बुक पब्लिश करी थी। ये करी थी 1750 में, यानी कि अपने ऑटोबायोग्राफी लिखने से बहुत पहले। इसके अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम से जो है एक बुक पब्लिश करी थी। ये भी जो है कब करी थी, ये भी करी थी 1762 में। समझ रहे हो आप, मतलब ऑटोबायोग्राफी प्रेजेंट करने से पहले इन्होंने पॉलिटिकल चीज़ों को सुधारने की कोशिश करी थी, वो चीज़ें लिखी थी इन्होंने। तो कहीं ना कहीं आपको कन्फेशंस में भी ये चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी कि कैसे उन्होंने जो है सोसाइटी को जो है चेंज करने का एक प्रयास किया था। दैट्स वाई हमें रोसो को पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल स्टूडेंट्स जो है वो तो उनको तो पढ़ना ही पड़ता है इनकी थियरीज के बारे में। लाइफ के बारे में अगर जाने तो जिनेवा में पैदा हुए थे, बड़े ही गरीब परिवार से थे ये, ठीक है, और बहुत मुश्किलों से जो है अपनी लाइफ काटी। पैदा होते ही जो है मॉम की डेथ हो गई, फादर को गलत चार्जेस में जो है फंसा दिया गया, जिसके कारण उनको जेनेवा छोड़ के चला जाना पड़ता है अपने बेटे को किसी और के हाथों में देके। फिर अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं रोसो की भाई कैसे इन्होंने जो है बहुत ही ड्रेडफुल लाइफ बिताई, अपनी सेक्सुअलिटी वगैरह के बारे में सब कुछ बताते हैं। ये कैसे जो है एक अप्रेंटिस की जीवन जीते हैं, ये एक मतलब जॉब करते हैं, ठीक है, 16 ईयर्स तक की लाइफ में, मतलब 16 साल का आप बताते हैं कि जब ये 16 साल के थे तब इन्होंने क्या क्या किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कन्फेशंस में मिलेंगी, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। जनरली ऐसे जान लो आप। तो इन्होंने जो है बेसिक सा क्या काम किया था, इन्होंने लुई 16 था वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे किंग, तो मोनोपोली के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई, क्लर्जी मैन के नोबिलिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई, लोगों के हित के बारे में बात किया इन्होंने, लोगों के लिबर्टी के बारे में बात करी इन्होंने। और इन्होंने ये चीज़ बोली थी, इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन एंड स्पिरिट ऑफ डिसेंट अगेंस्ट द एंशिएंट रिजिम द फ्रेंच एनलाइटमेंट प्लेड अ मेजर रोल, ठीक है। तो फ्रेंच एनलाइटनमेंट आपको बताया था जब आपका स्टार्ट हुआ था, ये क्या रोमांटिक लिटरेचर वाला, ठीक है। तो रोसो का बहुत बड़ा हाथ था लोगों की जो है आइडियाज़ को जगाने में। रोसो ने एक ऐसी फिलोसफी से डाली लोगों के माइंड में जो टच कर गई लोगों को लगा कि हाँ यार, राजा की बात हम क्यों माने, राजा ही थोड़ी ना बोलेगा सब कुछ तो हम फॉलो कर लेंगे, और क्यों राजा सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में क्यों रखेगा। तो लोगों को बहुत कुछ इन्होंने देख के गए थे, ठीक है। आ जाते हैं रोसो के कन्फेशन के ऊपर, और बड़े ही शॉर्ट में जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। स्टार्टिंग होती है अपने बुक 1 की यहाँ से कि आई एम रिजॉल्व्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग दैट हैज नो मॉडल एंड विल हैव नो इमिटेटर। आई वांट टू शो माई फेलो मैन अ मैन इन ऑल द ट्रूथ ऑफ नेचर। मतलब मैं ये स्टार्टिंग ऑफ द ऑटोबायोग्राफी में ही बोलते हैं कन्फेशन की, भाई मैं जो अपने आप को पूरा ट्रूथफुल प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो है आपको ये PDF आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वो मेन जो पॉइंट्स है मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताते हैं कि कहाँ पे ये पैदा हुए थे। आई वॉज बोर्न इन 1712 इन जिनेवा, सन ऑफ इसैक रोसो का बेटा था मैं, और सुजैन बर्नार्ड का जो बेटा था उनकी माँ का नाम है वैसे, ठीक है। तो इनका था मतलब, और मेरे पापा मेरी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, वो बहुत अच्छी थी, उनको जो है पोइट्री का शौक़ था, अपनी माँ के बारे में बताते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं ये अपनी मदर के बारे में, अपने फादर के बारे में। इनके फादर जो थे एक वॉच मेकर थे, और ये भी जो है हाँ, इसके बारे में इसके बाद ये बोलते हैं कि जब ये पैदा हुए तो उनकी माँ की जो है डेथ हो गई, और ये काफ़ी ड्रेडफुल था मेरे फादर के लिए ये सहन करना। और वो जो है मेरी माँ से सिर्फ इतना प्यार करते थे
कि वो जो रोसो में जो है अपनी पत्नी को देखा करते थे, वो सोचते थे कि मेरा बेटा जो है आगे कुछ करेगा, ठीक है। अपनी वाइफ को जो है रोसो में देखा करते थे कि हो सकता है कि इसके अंदर वो सारे गुण हो जो मेरी वाइफ के अंदर थे, ठीक है। गैब्रियल बर्नार्ड जो थे वो इनकी माँ के जो है भाई थे, यानी कि आप कह सकते हो रोसो के मामा थे। तो सिंस अब इनके फादर को जो है एक गलत चार्जेस में फंसा दिया जाता है, लड़ाई वड़ाई के किसी चार्जेस में, तो गैब्रियल बर्नार्ड के पास ही जो है इनको रखा जाता है। और उनका जो है एक लड़का था, तो इसकी जो है रोसो की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है उससे, ठीक है। और बर्नार्ड जो थे एक इंजीनियर थे, तो इनका बेटा भी जो है आगे जाके इंजीनियर ही बनता है। और अब पढ़ोगे इसके बारे में, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इनके फादर को जो है गलत चार्जेस में फंसाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। अपनी वाइफ के बारे में जो है रोसो के पापा बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्कस करते हैं अपने बेटे के साथ, बताते हैं कि कैसे मैं जो है तुम में जो है अपनी वाइफ को देखता हूँ। और ये बाप बेटे मिलके बहुत कुछ पढ़ते हैं, अपनी वाइफ के बारे में एक दूसरे से बातें करते हैं, ठीक है, तुम्हारी माँ कैसी थी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं एक दूसरे से। इसके अलावा वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं जो इनकी मदर पढ़ा करती थी, ठीक है, बहुत सारी बुक्स पढ़ा करती थी। इनकी मदर जो थी, रोसो की मदर, वो काफ़ी टैलेंटेड थी, तो वो सारी चीज़ें जो है ये पढ़ा करते हैं, रातों रात जो है बुक्स ख़त्म कर दिया करते हैं। तो एक रोसो बोलता है कि मेरे अंदर जो है एक हैबिट बनी बुक्स वगैरह पढ़ने की, और मैं जो है बहुत ही ज़्यादा जो है फिर उसके मतलब एक रीडिंग में जो है इंटरेस्ट मैं लेने लगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये कहते हैं जब भी बेड में जाने से पहले जो है मैं बुक पढ़ा करता था, ठीक है। मतलब बुक पढ़ने की जो एक हैबिट ऐसी बन गई इन दोनों के, मतलब दोनों पढ़ा करते थे बाप बेटे वैसे तो काफ़ी जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो है एक इंटरेस्ट जग गया, इनका कहने का मतलब है, ठीक है। वो एक पैशन बन गया एक इनका। अब देखो सिंपल सी बात है, जब भी कोई बच्चा या फिर कोई भी स्टार्टिंग से आप अगर किसी को पढ़ने की हैबिट डाल दोगे ना, वो बच्चा आगे जाके कभी भी पढ़ाई बर्बाद नहीं जाती, वो कभी ना कभी उसकी पढ़ाई वो हेल्पफुल होंगी आगे जाके। दैट्स वाई जीन जैकस रोसो जो है इतने बड़े फिलोसोफर बने कि उन्होंने पॉलिटिकल एनलाइटमेंट लाया उस टाइम पे, 1789 के टाइम पे। 1712 में पैदा हुआ, 1789 तक में जाते जाते इतना फेमस हो गया कि लोग डरने लगे थे इससे, राजा वगैरह जो है डरने लगे थे, कहीं ऐसा विद्रोह तो नहीं करवा देगा सोसाइटी में। समझ रहे हो, 1762 में मैंने बताया जैसे इसने बुक लिख दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो मतलब ऐसे ऐसे आइडियाज प्रेजेंट किए कि लोग डरने लगे इससे कि ये क्या करेगा, तबाही तो नहीं मचा देगा, कहीं हमारी सत्ता तो नहीं छीन लेगा अपने हाथों से। क्योंकि उनको राजाओं को डर लगने लगा था कि यार ये कैसा बंदा है, ये तो हमारे खिलाफ भड़का देगा लोगों को, है ना। देखो ये जो बुक पढ़ा करता था, द इंटरेस्टिंग बुक्स एंड द कन्वर्सेशन दे ओकेजन बिटवीन माय फादर एंड मी सेव दैट फ्री रिपब्लिकन स्पिरिट। हमेशा वो ऐसी बुक पढ़ा करता था जो इसके अंदर एक रिपब्लिकन स्पिरिट डाल दिया करता था। रिपब्लिक का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ऐसी कंट्री जहाँ का जो है हेड होगा, जो इसको रूल करेगा, वो इलेक्टेड होगा। ये नहीं कि अपना बाप राजा था तो बेटा भी राजा बन जाएगा, ऐसा नहीं। रिपब्लिकन होगा, जैसे इंडिया इज अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है, जो हेड ऑफ द कंट्री है, इज एक्चुअली इलेक्टेड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब इलेक्टेड है वो, ऐसा नहीं कि बैठ गया कोई भी आके, ठीक है। यहाँ पे गरीब अमीर हिंदू मुसलमान कोई भी बैठ सकता है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा का बेटा या फिर प्रेसिडेंट का बेटा ही प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा नहीं है। तो दैट्स वाई उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट नहीं थे, राजा का बेटा राजा बनता था, तो उन्होंने जो है ऐसी ऐसी बुक्स तभी से पढ़ना स्टार्ट कर दी थी, और वहीं से उनके मन में जो है रिपब्लिकन स्पिरिट जागा था। समझ सकते हो आप, उस टाइम पे बच्चा होते हुए, बच्चा था उस टाइम पे, तो 3-4 साल का होगा उस टाइम पे जनरली, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब भी मैं पैदा हुआ था, बाय बर्थ सिटीजन ऑफ अ रिपब्लिक एंड द सन ऑफ अ फादर हुज लव फॉर हिज कंट्री वाज हिज ग्रेट पैशन। तो मेरे अपने पापा के बारे में बताता है कि मेरे पापा को जो है बहुत ज़्यादा पसंद थी अपनी कंट्री, और ग्रेट पैशन था एक रिपब्लिकन होने का, मतलब सिटीजन ऑफ अ रिपब्लिक मानते थे अपने आप को ये, ठीक है। मतलब एक ऐसी कंट्री जो कि रूल हो रही थी बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब मानते थे, ऐसा तो था नहीं, सिंस रूल तो कर रहे थे, राजा वगैरह तो थे ही उस टाइम पे, बट स्टिल दे यूज्ड टू थिंक अबाउट इट कि भाई रिपब्लिकन है, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुआ था 1680 में आपका इंग्लैंड में, तो तभी से जो है स्टार्ट हो गया था वैसे तो डेमोक्रेसी वगैरह की बात कि भाई राजा हटना चाहिए, तो ये तो बहुत पहले की बात है, बट स्टिल ये धीरे धीरे जो आग थी ये आपका डेमोक्रेसी वाली, वो धीरे धीरे फैल रही थी, और चीज़ें कॉन्सेप्ट आ रही थी, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट आया कि भाई लॉ के आगे सब बराबर हैं,
कोई पैदाइशी जो है स्लेव बन के नहीं आया है कि किसी की गुलामी झेलता रहेगा। ये तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है कॉन्सेप्ट जो है आ रहे थे सोसाइटी में, और इनको लाने वाले कौन थे? यही सारे फिलोसोफर्स जो कि नई नई आ रहे थे सोसाइटी में। ठीक है, ये बोलते हैं कि उनका एक भाई भी था जीन जैकस रूसो बोलते हैं, जो कि 7 years ओल्डर देन आई, मतलब उससे 7 साल बड़ी थे। बट उसके पापा जो हैं रोसो को ज़्यादा जो है अच्छा मतलब समझा करते थे, या फिर प्यार कह लो ज़्यादा इससे क्या करते थे रदर देन उनके भाई से। ठीक है, तो ये भी बताते हैं रोसो कि मेरे पापा जो है, सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरे पापा मतलब वो कहते थे कि मेरे फादर को जो है मुझ में अपनी वाइफ का वो हर एक ट्रेड दिखते थे। दैट्स वाई वो जो है मेरे से ज़्यादा जुड़ाव था उनका मेरे से। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही वाला पॉइंट आ जाता है कि इनके लाइफ में जो है ये अच्छी सी इनकी चल रहा था, इनका लाइफ का सब कुछ चल रहा था अच्छा सा। बट इनके फादर की जो है एक लड़ाई हो जाती है किसी से। दैट्स वाई इनके फादर को जो है जिनेवा छोड़ के जाना पड़ता है, और फिर रोसो को जो है अपने मामा के वहाँ पे जो है रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि इनके फादर को जो है छोड़ना पड़ता है जिनेवा ड्यू टू सम काइंड ऑफ क्वेरल विद समवन, और जो है उनको धमकी दी जाती है आप बदले के रूप में कि आप छोड़ दो नहीं तो बुरा हो जाएगा। इम्प्रिजनमेंट का जो है कुछ बताया जाता है कि इम्प्रिजनमेंट करवा देंगे आपको, डराया जाता है। तो इसके फादर को जो है मजबूरन छोड़ना पड़ता है जिनेवा को। ठीक है, इसके बाद जो है लाइफ में बहुत ही ज़्यादा दुख स्टार्ट होता है अपने रोसो का। इसके बाद ये बताते हैं कि इनकी जो है गार्डियनशिप जो है इसके अंकल के पास आ गई। तो उनका भी एक लड़का था, तो काफ़ी अच्छी बनती थी इनकी। ठीक है, ये कहाँ आ गए इसके बाद? बोसे नाम की जगह में आ गए थे। और इसके बाद जो है इनको भेज दिया जाता है मिस्टर एम लैम्बर्ट सर की वहाँ पे भेज दिया जाता है। क्या सीखने के लिए? लेटिन सीखने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, लेटिन लैंग्वेज सीखने के लिए एम लैम्बर्ट सर के जो है वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे बड़ी अजीब अजीब चीज़ें होती है। मिसेस लैम्बर्ट सर जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पीटती हैं रोसो को, और रोसो से बहुत ज़्यादा उम्र में बड़ी होती हैं, लगभग समझ सकते हो अगर रोसो 7-8 साल का तो वो लगभग 30-35 साल की इस टाइप की एज है मतलब। तो रोसो को एक सेक्सुअलिटी कुछ टाइप से फील होता है उनके साथ। ठीक है, वो मारती हैं तो उन्हें सेक्सुअल प्लेजर टाइप का कुछ फील होता है। रोसो ही अपनी बात खुद एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। वही मैंने कहा था ना कि ट्रूथफुल, यू ट्राई टू बी वेरी मच ट्रूथफुल वाइल राइटिंग ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे बताते हैं कि कैसे जो है पिटते थे तो इनको जो है सेक्सुअल प्लेजर फील होता था, इवन दो वो बहुत बड़ी थी उम्र में इनसे। ठीक है, जो इनका कज़न था जिनके घर पे ये रहते थे, मतलब जो इनके अंकल थे बर्नर्ड, जो मामा थे, तो उनका भाई, उसका बेटा भी तो था। तो कज़न मतलब ये दोनों साथ ही गए थे वैसे एम लैम्बर्ट सर के घर वहाँ पे सीखने। तो ये सारी चीज़ें फिर ये बताता है रोसो हमें इस कन्फेशन के थ्रू से। ठीक है, वैसे तो ये माँ की उम्र की थी रोसो की, अगर देखा जाए तो माँ की उम्र की, बट स्टिल ही यूज्ड टू फील समथिंग लाइक सेक्सुअल इंटीमेसी टाइप का फील किया करता था। ठीक है, इवन दो मदर की अथॉरिटी भी पूरी निभाती थी लैम्बर्ट सर, बट उनको नहीं पता था कि ऐसा कुछ चल रहा है रोसो के मन में। ठीक है, एक चीज समझ आ गई आप लोगों को? अब धीरे धीरे जो है रोसो फिर बड़ा होता है। ठीक है, और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो ये फिर रोसो इसी चीज में बताता है कि जब वो छोटे थे दोनों, तो लैम्बर्ट सर के साथ ही सोया करते थे, मतलब मिसेस लैम्बर्ट सर के साथ ही जो है सोया करते थे। सिंस अभी बड़े होने लगे थे, बड़े हो चुके थे मतलब, तो जो है वो उसके साथ नहीं सोते थे। ठीक है, मिसेस लैम्बर्ट सर के साथ में। ठीक है, ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी आई थिंक। रोसो के इसमें एक चीज आपको बार बार देखने को मिलेगी कि इनको जिससे प्यार होता था, मतलब किसी के साथ इंटीमेसी हुई, किसी भी लेडी के साथ या किसी भी गर्ल के साथ, तो ये खुल के बोल नहीं पाते थे। हमेशा जो है एक दुबक कर पीछे हट जाते थे, चुप हो जाते थे, कभी भी डिक्लेयर नहीं कर पाते थे उस चीज़ को। यहाँ पे इवन दो यू कैन रीड अबाउट इट, आई हैव स्पेंड माई लाइफ कोवर्टिंग बट नेवर डिक्लेयरिंग माई सेल्फ टू द वुमेन आई लव मोस्ट। कभी मैं बता नहीं पाता था। अब उसके रीजन क्या हो सकते हैं? एक तो फाइनेंशियल आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी फैमिली का गार्जियन नहीं है, मॉम मर चुकी है, फादर है नहीं, मतलब जिनेवा छोड़ के जा चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी फेस करती है। इवन दो रोसो बाद में ये भी बोलता है कि अगर मेरे मम्मी पापा अगर होते तो आज हो सकता है कि मैं लाइफ में कुछ और ज़्यादा बड़ा करता और कुछ अच्छा करता। इवन दो उस टाइम तक में ये फेमस हो चुका था। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लिख दी थी इन्होंने सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी को रिफॉर्म करने के बारे में। स्टिल ही यूज्ड टू थिंक अबाउट इट कि अगर मेरे मम्मी पापा होते तो मैं बहुत कुछ और करता आगे जाके। ठीक है, बहुत ही जो है अजीब किस्म के थे ये। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, मतलब सारी चीज़ें ट्रू कोशिश करते हैं। ठीक है, ट्रू बनने की कोशिश करते हैं कई बार।
सारी चीज़ें अपना जो है सच सच बताने की कोशिश करते हैं सोसाइटी के सामने। तो लेम्बर्सर के जब वहाँ पे रहते हैं, देखो मामा के पास पहले तो भेजा जाता है, तो मामा के घर से भी जो है लेम्बर्सर भेजा जाता है ना लेम्बर्सर के घर में, ताकि ये जो है वो सीख पाए, क्या सीख पाए, लैटिन सीख पाए। तो एक ही चीज़ वहाँ पे एक इंसिडेंट ये बताते हैं कि कैसे जो है एक बार जो है कॉम्ब को जो है तोड़ा नहीं था इन्होंने, बट स्टिल इनके ऊपर जो है इंजाम लगा दिया गया था कि किसी ने कॉम्ब को तोड़ा है। तो ये चीज़ बड़ी ही ज़्यादा इफेक्ट करती है रोसो को, कि कैसे जो है अथॉरिटी का पूरा जो है धौंस जमाया जाता है बड़ों के द्वारा। मैंने नहीं तोड़ा तो नहीं तोड़ा, बट स्टिल मेरे को फोर्स किया जा रहा है कि मैंने कॉम्ब पता है ना, कंघी के जो दांत होते हैं, मैंने ही तोड़ा है। तो ये चीज़ बड़ी ही जो है रोसो को खलती है, ये वाली बात। बचपन की बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे जो है इन्होंने एक बार यूरिन कर दिया था, ठीक है, बचपन की बात बताते हैं कैसे एक बार यूरिन कर दिया था, ये वाली बात भी बताते हैं। ये ना मतलब कोई चीज़ छुपाती नहीं है, मतलब जो जैसे था ये मतलब वो प्रेजेंट करना चाहता है रोसो अपने आप को, ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि इनके मामा जो है लेम्बर्सर के घर से जो है इन दोनों को ले आते हैं, और फिर इसके बाद जो है इनकी वापस ही आ जाते हैं बोसे में। बोसे नाम की जो यहाँ पे जो इनके मामा रहते थे वहाँ पे आ जाते हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो, उनको वहाँ से मतलब लेम्बर्सर के घर से जो है ये वापस आ जाते हैं, उनको वापस ले आया जाता है। लेम्बर्सर के घर में जो है और एक चीज़ ये बात बताता है कि कैसे एक इंसिडेंट हुआ था कि इन्होंने जो है एक प्लांट सेरेमनी जो थी, ट्री प्लांटिंग सेरेमनी। देखो आपको लग सकता है कि मैं ये सारी चीज़ें क्या बता रहा हूँ, बट स्टिल आप सुनिए, सिग्निफिकेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वॉलनट ट्री लगाने का जो है एक कार्यक्रम या फिर सेरेमनी होती है, तो वहाँ पे लगा रहे होते हैं। तो इन्होंने सोचा होता है कि यार एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कैसे पानी पहुँचाया जाए, क्योंकि पानी की किल्लत थी, सूखा था, मतलब सूखा टाइप में था, तो कैसे पहुँचाया जाए। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना एक गड्ढा खोद के जो है एक स्ट्रक्चर टाइप का बना दिया जाए। तो इसको जब देखते हैं मिस्टर लेम्बर्सर देखते हैं इस चीज़ को, तो बड़ा ही गुस्सा आता है उनको, और ये तोड़ ताड़ के जो है फेंक देते हैं। तो ये भी काफ़ी जो है अफेक्ट करता है रोसो को, मतलब ये क्या, मतलब हमने इतनी मेहनत करके बनाया और इन्होंने तोड़ के फेंक दिया। तो ये काफ़ी चीज़ें जो अफेक्ट करते हैं, एक एक करके ना पिछली बातों को अपना याद करते हैं, मतलब मेमोरी इज प्लेइंग अ रोल, बिगर रोल हियर, गेटिंग माई पॉइंट। इसके अलावा जो है अपने ये लाइफ में 2 लड़कियों के बारे में बताते हैं जिनके साथ इनका अफेयर हुआ था, ठीक है। उनका नाम मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। इसके अलावा जो है इनके सामने अब प्रॉब्लम आती है कि अब ये वापस तो आ गए हैं लेम्बर्सर के घर में, अब इनको आगे करना क्या चाहिए, क्योंकि इनका जो उनका बेटा था, इनके मामा का जो लड़का था, मतलब इनका कज़न, वो तो इंजीनियर बन चुका है। अब बात है इसकी, दोनों एक ही उम्र के थे लगभग, बट बात थी अब रोसो की, रोसो क्या करेगा, एक वॉच मेकर बनना चाहिए रोसो को, या अटॉर्नी जनरल बनना चाहिए, या फिर किसी चर्च का मिनिस्टर बनना चाहिए। अब इसको बनना क्या चाहिए, तो इसको जो है अप्रेंटिसशिप के लिए जो है भेज दिया जाता है कि यार कुछ साल ये जो है अप्रेंटिस के उसमें वर्क करेगा और ये कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इसके लिए जो है इसको भेज दिया जाता है, और फिर वहाँ की ये सारी बातें बताएगा आपको, ठीक है। आप पढ़ोगे तो ये सारी बातें वहाँ पे बताएगा ये, ठीक है। अब आ जाते हैं लव के बारे में बताते हैं। इसका जो है लव अफेयर स्टार्ट हो गया था, 2 लड़कियां थी या फिर 2 ऐसे कैरेक्टर्स हैं, देख सकते हो आप, मेले डेवल्सन और मेले गोटोंग, इन दोनों के साथ अफेयर चलता है। तो दोनों के कैरेक्टर्स के बारे में बताता है कि मतलब अगर मैं एक के साथ होता था तो दूसरे के बारे में मेरे को बिल्कुल याद नहीं आती थी, अगर मैं गोटोंग के साथ होता तो मेरे को वल्सन की बिल्कुल याद नहीं आती थी। 2 नाम है यहाँ पे, नाम नोट कर लो आप, मेलेडी वल्सन और सेकंड नेम है मेली गोटन। जो भी आप जो भी पढ़ना चाहते हो, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है तो प्लीज मेक इट करेक्ट। वल्सन और गोटोन 2 अफेयर था इनका, 2 चल रहा था। तो वही बात बोलता है कि मतलब एक के साथ होता था तो दूसरे को मैं जो है वुड बी डिफिकल्ट टू फॉरगेट, मतलब मैं दूसरे को भूल जाता था। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर मैं मेले गोटन के साथ होता तो उसका जो है चेहरा मैं भूल नहीं पाता था, ठीक है। समझ रहे हो आप कि मतलब मैं अगर एक के साथ हूँ तो दूसरा उसका चेहरा नहीं भूल पा रहा, पहले वाले का जिसके साथ हूँ अभी, और दूसरा याद नहीं आ रहा है मेरे को। आज मैं दूसरे के साथ हूँ तो पहले वाली याद नहीं आ रही मेरे को। तो मतलब ये अफेयर के बारे में बताते हैं, और कैसे जो है वल्सन के साथ इनका जो है ज़्यादा दिन अफेयर चला था, ये सारी चीज़ें बताते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अफेयर टूट जाता है, ठीक है, छूट जाता है इनका सारा फ्रेंडशिप वगैरह ये, तो ये बताते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। और गोटोन के बारे में बताती हैं कैसे जो है वो थोड़ी सी मतलब आई वुड हैव बीन एज जेलस एज अ टर्क a friend a tiger if I had ever imagined manly गोटोन could bestow। मतलब ये कहता है कि अगर जितना प्यार मेरे से गोटोन मेरे से क्या करती थी, अगर वो किसी और को इतना प्यार देती ना, मैं सही बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है, एज अ टाइगर की तरह, एज अ फ्रेंड, फीएंड की तरह, फ्रेंड नहीं है वो, सॉरी फीएंड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताता है, मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे ट्रू बनने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को जो है प्रेजेंट कर रहा है ट्रूली, कि कैसे उनका अफेयर हुआ था, और इवन दो ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद जो इनका अफेयर टूट जाता है, मिले डेविल्सन हैड नॉट बीन एज इंटेंस एंड परहैप्स मोर अफेक्टिंग। इसके बाद अफेयर इनका टूट जाता है दोनों के साथ ही, ठीक है। इनके इसके अलावा बहुत सारी फिर बातें एक्स्ट्रा बताता है ये
कि कैसे वहाँ पे जो इसका लाइफ बीत रहा था, जहाँ पे अप्रेंटिसशिप की, जहाँ पे सीख रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखता है, चोरी करना। जैसे एक बार वो पकड़ा भी गया था, फिर इसको पीटा गया था, ठीक है, तो ये चीज़ें चोरी कर रहा था। वहाँ पे देख सकते हो, माई मास्टर कॉट मी इन द एक्ट ऑफ कॉन्ट्राबैंड एंड गिव मी थ्रू बीटिंग ऑन द ग्राउंड। तो मेरे को पीटा। एक बार ये सेब चोरी करते हुए पकड़ा गया था, ठीक है। एक बार जो है इसने एक रूम का लॉक खोल के कुछ वहाँ से लेने की कोशिश करी थी, वहाँ पे इसको पीटा गया था। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों में जो है ये बार बार पीटा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं इसका ये बात इवन तो ये बताता भी है कि इसे कोई शौक नहीं था मतलब इन चीज़ों को चुराने का। बट ये देखो एप्पल वाला मैं सीन बता रहा था जब, तो ये कह रहा था मेरे को कोई शौक नहीं था इन चीज़ों को चुराने का। बट क्या है कि कई बार जो है जस्ट उससे जो है इन चीज़ों को करने में जो है कई बार मज़ा भी आता था, और कई बार इन चीज़ों को चुराने का इसका कोई पर्पज़ नहीं था, बट स्टिल वो कर लिया करता था, ठीक है। फिर ये चीज़ बताता है कि वो धीरे धीरे जो है चुराते चुराते इन चीज़ों को वो लेस फियरफुल होता गया, उसे फिर मार का डर या किसी और चीज़ का डर नहीं लगता था। फिर उसके बाद देखो ये लाइफ में ना ये सारी चीज़ें बताता है, ये अपनी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी इसको। एक बार ये ना ये भी बताता है कि एक बार इसने एक रूम खोला था अपने मास्टर का, उसमें बहुत सारी टाइनी ज्वेल्स वगैरह पड़ी हुई थी, बट उसने उन चीज़ों को छुआ नहीं, उसको चोरी नहीं किया। आई लुक्ड ऑन देम विद मोर ड्रेड देन प्लेजर, ठीक है, मैंने उनको छुआ नहीं, चोरी नहीं किया, मतलब ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताता है, उसको बताता है एक रीडर को। ये बार बार एक ही चीज़ इसमें आएंगी कि इस लैक ऑफ आप कह सकते हो एक परवरिश की जो है कमी यहाँ पे फिर वो इस चीज़ को खलती है इसको, कि अगर आज मेरे मम्मी पापा होते तो शायद मैं आज ऐसा नहीं होता। आज जो चीज़ें मेरे साथ बीत रही हैं हो सकता है ये मेरे साथ उस दिन नहीं होता अगर मेरे मम्मी पापा होते तो। एक बार बार जो फीलिंग है पैसे की, यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ़ माई अराउज सेंसेस डिमांड विमेन, माई एजिटेटेड हर्ट डिमांड स्टिल मोर अर्जेंटली लव, अ विमेन हु कुड बी बॉट फॉर मनी वुड लूज हर चार्म फॉर मी। कह रहे कि अगर किसी विमेन को अगर मैं सिर्फ पैसे की उसकी पैसे मतलब कुड बी बॉट फॉर मनी, अगर किसी को मैं पैसे की बल पे ले आता किसी औरत को तो वो अपनी खूबसूरती खो देती। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देता है ये, ठीक है। Whereas money poisons everything, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। In addition to this, I have no particular taste for things that can be bought. I only want pleasures that are pure. ये कहता है मुझे किसी चीज़ का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता है जो कि चीज़ें क्या है, प्योर है। Whereas money poisons everything, लेकिन एक बात बताऊँ सच, ये कहता है कि मैं एक बात बताऊँ सच कि मनी जो है सभी चीज़ों को जो है पॉइजन कर देती है, सभी चीज़ों को विषैला बना देती है। I like for example the pleasures of table, but since I cannot tolerate neither the constants of eating in पोलाइट सोसाइटी, मतलब मुझे टेबल तो पसंद है लेकिन एक पोलाइट सोसाइटी की तरह एक टेबल बिछा के जो है उस पर खाना पीना वो पसंद नहीं है मेरे को। तो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू इसका यहाँ पे जो है झलकता हुआ दिखाई देता है हमें कि ये कैसे सोचता है, इसकी पूरी की पूरी जो है मेंटेलिटी कैसे है, ये सारी चीज़ जो हम यहाँ पे फील कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और एक चीज़ बताता है कि अपने फ्रेंड के साथ जो है एक थिएटर टाइप में जाता है, वहाँ पे तो इसका फ्रेंड टिकट लेता है, 2 टिकट लेता है, वो अंदर जाके देखता है कि भीड़ है तो क्या करता है वो टिकट को वापस कर देता है और पैसे रख लेता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें वो बताता है। इससे क्या सो हो रही है, कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट्स हो रही है कि ये थोड़ा सा जो है पैसे की इसके पास कमी थी, ये चीज़ जो है देखी जा सकती है यहाँ पे, और यही चीज़ जो है इसको कमी खलती है कई बार। फिर लास्ट में ये सारी वो चीज़ें बताता है हमें, अपने प्यार वगैरह के बारे में तो इसने बता ही दिया, और क्या सोचता था एक विमेन के बारे में ये भी पता लग ही गया, ठीक है। लास्ट में एक लाइन और बोलता है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ लास्ट की लाइन, वो यहाँ पे ऐसा है, ये तो वही वाला है मैंने बताया था आपको, ठीक है। लास्ट की एक लाइन है यहाँ पे ये रही, इंस्टेड ऑफ विच हाउ डिफरेंट अ पिक्चर आई मस्ट पेंट लेट अस नोट टू पार्टिसिपेट द मिजरीज ऑफ माई लाइफ। मतलब जो भी मैंने चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट करी हैं तो आप पढ़िए, ठीक है, मेरी मिजरीज ऑफ माई लाइफ को देखिए। द रीडर विल सून नो ऑल टू वेल दिस मेलनकॉली टेल। तो ये जो दुख भरी कहानी थी या फिर जो भी मैंने बताया, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो आप जानोगे मेरे बारे में, ठीक है। तो लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ गरीबी देखी, बहुत कुछ फेस किया, तब जाके इन्होंने कुछ पाया था मुकाम। अब आप कहोगे कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है, मैं क्यों पढ़ूँ इनकी लाइफ के बारे में। तो सिग्निफिकेंस देखो, एक चीज़ तो हमें ये पता लगता है, अगर आप पढ़ोगे तो एक आपको मॉडर्न ऑटोबायोग्राफी का पार्ट मिलेगा आपको इनकी ऑटोबायोग्राफी में। कैसे रोसो ने यहाँ पे सेक्सुअलिटी की बात करी है, इंटीमेशंस की बात करी है, ठीक है, सोशल कंस्टेंट्स की बात करी है, पैसे की कमी को दर्शाया। इवन दो आप प्रेजेंट सोसाइटी में इंडिया जैसे कंट्री में देख ही सकते हो, या फिर जिनकी भी जो भी डेवलपिंग नेशन है वहाँ पे पैसे की क्या प्रॉब्लम रहती है, बच्चे को किस टाइप से जो है
अपने ख्वाबों को कट करना पड़ता है, अपने ख्वाबों को पैसे के कारण, कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, 100 रुपये का सामान न लेके मैं 10 रुपये का जो उसका कहीं सब्सटीट्यूट लेना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है उतने। ठीक है, तो ये चीज़ रोसो के जीवन में थी। टिकट बेच के, अपने दोस्त ने जो टिकट खरीदी थी उस टिकट को बेच के वो पैसा रख लेता है। तो समझ सकते हो कि किस टाइप से जो है फिनेंशियल प्रॉब्लम थी इसको, पहली चीज़। इसलिए हम इस कन्फेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी लाइफ से लिंक होता हुआ दिख रहा है। और वो फिर एक टाइप की आप कह सकते हो कि ये हमारे लिए जो है इंस्पिरेशन है। ऑटोबायोग्राफी जो है, कन्फेशन जो है रोसो का, ये इट इज़ काइंड ऑफ यू कैन से दैट ये हमारे लिए जो है एक इंस्पिरेशन है फॉर अस, राइट। सेकेंड थिंग क्या निकल के आ रही है, सिंपल वे टू अंडरस्टैंड रोसोस अपकमिंग फिलोसॉफिकल वर्क। क्या क्या था मैंने आपको बताया था अभी, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था मैंने आपको कि इसने क्या क्या लिखा था। ये देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन के खिलाफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी पे और काम किया इसने। इसके अलावा फ्री विल के बारे में बताता है कि फ्री विल क्या होता है। फ्री विल या जनरल विल है, सॉरी फ्री विल नहीं है, जनरल विल वही होता है। देखो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखो एक तो इन्होंने ये बोला कि भाई जितने भी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सिविल सोसाइटी जो रूल रेगुलेशंस बनाई फिरते हैं, ये कुछ नहीं है, ये लोग पागल बना रहे हैं आम गरीब लोगों का। सिविल सोसाइटी का मतलब है कि सारी चीज, सिविल सोसाइटी आप क्या समझते हो? सिविल सोसाइटी मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन से जो है अपना सोसाइटी चलाना। तो कहता है ये लोग जो है पागल बना रहे हैं। कैसे? ये लोग सिर्फ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं जो सिर्फ अमीरों के काम आती है, गरीबों के लिए तो कभी सोचते ही नहीं है। इन्होंने ऐसे रूल्स बनाए हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल बनाए हैं कि भाई जो कोई अमीर है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है, गरीबों को जो है कुछ भी नहीं समझेगा वो। तो ये कह रहा है कि ये लोग जो है सिर्फ अपने फायदे के लिए इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखी हैं। राजा के फायदे के लिए, राजा अपनी सत्ता पे बनी रहे, जो नोबल लोग हैं वो जमीन इकट्ठी करते रहे। तो इन्होंने गरीबों के बारे में कभी नहीं सोचा। ये यहाँ पे सिविल सोसाइटी को क्रिटिक करते हुए कहते हैं। इसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, ठीक है। इसके बाद जनरल विल की बात करती है, जनरल विल की बात करता है। ये कहता है कि जो सभी के हितों में हो, जो विल जो इच्छा सभी के हितों में हो, जो सभी सोचते हो, जनरली सभी सोचते हो, वो चीज़ होनी चाहिए। थियरी ऑफ जनरल विल देते हैं ये। अब इस चीज़ में ना थोड़ा सा क्रिटिक लोग जो है इसको क्रिटिक करते हैं रोसो को कि जनरल विल क्या है, जनरल विल क्या है। तो जनरल विल में मान लो 50%, मान लो 100% लोग हैं तो 70% लोग कह रहे हैं कि हम टेररिस्ट बनेंगे, तो ये भी तो जनरल विल है। तो क्या हम सभी वो बन जाएं, टेररिस्ट बन जाएं? तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है मात खा जाती है रोसो की ये थियरी, ठीक है। बाय द वे इन्होंने अच्छे काम के लिए बोला था जनरल विल, जैसे पीजेंट की भाई रक्षा होनी चाहिए। पीजेंट, मान लो पीजेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पीजेंट की जो है उनका प्रॉपर्टी राइट्स होना चाहिए। ये नहीं कि सारी प्रॉपर्टी राइट्स नोबल लोग ले ले अपने हाथों में। सोवरेंटी की बात करी थी इन्होंने कि वही सोवरेंटी इन द सेंस जमीन जिसकी है उसके हाथों में रही। ये नहीं कि नोबल बोले कि मेरे हाथों में है, तुम मेरे को जो है इतना उपजा के इतना सामान मेरे को दे दो। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने इन चीज़ों पे काम किया था पॉलिटिकली। तो वही आप समझ सकते हो कि हमें इसके लाइफ इनके इससे जो है अपकमिंग फिलोसॉफिकल वर्क के बारे में पता लग जाता है रोसो की इस कन्फेशन से। थर्ड पॉइंट क्या है? अ वे टू अंडरस्टैंड दिस सोसाइटी एंड कंडीशंस एट द टाइम, मतलब हिस्ट्री लिंक होते हुए दिखती है हमें। तो ये चीज़ें हैं, सारा कुछ हमारे इस रोसो के काम में, सारे एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ पता लगता है। बहुत सारी चीज़ें पता लगी हमें एक्स्ट्रा जो कि आने वाली थी, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो सारा टाइम अपने, अगर हम बात करें रोसो की कन्फेशन के थ्रू से ही, तो हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पता लग जाएंगी सोसाइटी के बारे में, जो कि एनलाइटनमेंट का एज था। हम नई नई फिलोसॉफीज पहली बार पढ़ रहे थे। हम पहले सोचते थे कि यार अगर मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ तो ये मेरी किस्मत में लिखा है, कि किस्मत में लिखा है कि मैं हमेशा गरीब ही रहूँगा। लेकिन अब जो है कॉन्सेप्ट क्या दिया रोसो ने कि कोई बाय बर्थ किसी का गुलाम नहीं बन के आया। तो मतलब आप समझ रहे हो, तो मतलब नई नई फिलोसॉफीज जो है सोसाइटी में प्रेजेंट हो रही थी। बाय द वे फ्रेंड्स, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। नोट्स के लिए आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे को इस नंबर पर। आप कि हर एक डाउट को जो है मैंने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करी है। बाय द वे आपको कैसी लगी ये आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो मेरा प्रयास कैसा रहा, हाउ वाज माय प्रिपरेशन, हाउ वाज माय हार्ड वर्क फॉर दिस वीडियो, ये चीज़ें आप लिख सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट बॉक्स, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।